हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 50 एमसीक्यूज किए थे कल, उसके आगे 51 to 100 तक आज करने वाले हैं कवर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और विगत जो एग्जाम हुए हैं सीजी टेट के या सीजी शिक्षक भर्ती के, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कवर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला तो नहीं, 51 क्वेश्चन है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कॉल्सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर और डी है हरलॉक। तो किस वैज्ञानिक का कथन है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, चरात्मक अध्ययन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास का तात्पर्य क्या होता है? तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धा अवस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा गया है? तो तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बालक का विकास परिणाम है, ए है वंशानुक्रम का, बी है वातावरण का, सी है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का और डी है आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास किसका परिणाम होता है? बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी भर्ती में या फिर टेट में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है और डी है नैतिक विकास होता है। तो शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि शरीर और आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 16 वर्ष। तो जन्म पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक या संवेदी गामक अवस्था या इसे ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। तो इसका जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है या समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन सत्य कथन पूछा गया है, तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझाना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या डी है उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो उपरोक्त सभी होता है, बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना और बच्चे को समायोजन में सहायता करना। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश होगा, उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे सर्वोत्तम मार्ग होता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वह देखते हैं। तो अगर एक शिक्षक आदर्श रूप से व्यवहार करेगा तो बच्चों में नैतिक विकास अवश्य रूप से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश डैश का विकास। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण कौन सा योगदान था? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल या लैटिन स्कूल। तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन स्कूल। 64 नंबर का क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सहयोग की भावना को एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। 65 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, डैश तथा डैश के विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, डी है खोज और पोषण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2004 में। आईटी स्कूल योजना 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 1996 में, 1998 में, 2001 में या 2003 में। तो 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। 1990 में, 1992 में, 1998 या 1996 में। तो जो स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था, तो सही आंसर हो जाएगा 1998 में निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो शिक्षक को विषय की समझ।
ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो TLM है उसका प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए। यदि बुलाए जाने पर भी कुछ छात्रों के माता पिता आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को पत्र लिखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए? ये भी नहीं, क्योंकि माता पिता आकर नहीं मिल रहे हैं भाई, तो बच्चा क्या ही करेगा। वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही निगेटिव है और गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाकर बच्चों के माता पिता से मिलना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। एक रूप में पढ़ना, बंटित, समूहित, अंतरालित, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के किस रूप के में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। अगला है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो पाठ्यचर्या निर्माण को कौन सा कार्य माना जाता है। तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, या व्यक्तिगत रूप से। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कब करनी चाहिए। तो लोगों के बीच करनी चाहिए। अगर लोगों के बीच विद्यार्थियों की प्रशंसा की जाए तो उनका मनोबल बढ़ेगा और वो किसी काम को और अच्छे से करने के लिए प्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या उस खांचे और रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो ग्रेड, यहाँ प्रवीणता स्तर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा जो है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60% हिस्सा है, 85% हिस्सा है, 50% हिस्सा है, या 95% हिस्सा है। तो हम अनुसंधान से क्या पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, की जरूरत नहीं होती। तो वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, या अप्रभावित रहती है। अगर एक शिक्षक को शिक्षण के अलावा अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, अन्य कार्य करने को उनको विवश किया जाता है तो उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो और डी है ये सभी। तो एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह तीनों कार्य करता हो, एक आदर्श के रूप में अपने जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह सभी। अगला है, निम्न में से आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम की सबसे उचित परिभाषा कौन सी होगी? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम की सबसे उचित परिभाषा इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कार्य बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, कोई एक हुनर बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, तो उसे खुद करके सीखना होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर सीख सकता है खुद करके। 84 नंबर का क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न से गहन संबंध रखता है। शब्द जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण और डी है समूह निर्देशन। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न से गहन संबंध रखता है, तो सही आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण से। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? तो स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वातावरण की वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, रॉस ने कहा है, एनास्टसी ने कहा है या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कहा है रॉस ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या भाषा का विकास? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमसे गलत कथन पूछा गया है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? तो हमसे गलत ऑप्शन पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकास रेखीय होता है। ये ऑप्शन गलत है।
शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन डी ये सभी सही आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है तो अभिप्रेरणा नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुर्रे का है, एडलर का है, क्रो एंड क्रो का है या जेबी वाटसन का है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, शिशु जो है वो दूसरों पर निर्भर रहता है और मानसिक विकास भी तीव्र रूप से होता है, किंतु नैतिकता नहीं होता। 0 से 2 वर्ष के शिशु में नैतिकता की भावना नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये तो शिशु में होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। तभी बच्चे जो शिशु होता है जो 0 से 2 वर्ष का होता है वो जिज्ञासावश किसी भी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। आप जैसा बोलते जाएंगे बच्चा वैसा ही बोलेगा और वैसा ही करेगा। तो ये तीनों तो होते हैं शैशवावस्था की मुख्य विशेषता में, किंतु चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया विशेषता नहीं है तो चिंतन प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कॉलसनिक ने, पियाजे ने, स्किनर ने या हरलॉक ने? तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती।
तो कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। निरंतरता है, मानव का विकास निरंतर होता है। अनुक्रमिकता, अनुक्रमिक से भी होता है, क्रम से होता है मानव का विकास, और सामान्य से विशिष्ट होता है। किंतु क्या मानव का विकास प्रतिवर्ती हो सकता है? प्रतिवर्ती का मतलब जैसे एक बालक हाइट में अगर 5 फुट का हो गया है तो क्या फिर से वो 4.5 फुट का हो जाएगा? अगर वो 5 फुट का हो गया है, 5 फीट का हो गया है, तो क्या वो फिर से 4.5 फीट का हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो प्रतिवर्ती का सिद्धांत ये कहता है कि वापस आना। आप सामान्य भाषा में समझते हैं कि वापस आना। तो मानव का विकास अगर हो गया है, वो हाइटेड हो चुका है, 5 फीट का हो चुका है, तो वो 4.5 फीट का तो होगा नहीं। इस वजह से मानव का विकास क्या है? प्रतिवर्ती। मानव का विकास का सिद्धांत प्रतिवर्ती नहीं है। ऑप्शन जो डी है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 51 to 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।